नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा वार्ष्णेय आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है डाइवोर्स का दाग। निशा बहुत ही सुंदर, सुशील और बहुत ही मेहनती लड़की है। निशा को एक प्यारी सी बेटी भी है। निशा ने खुद ही अब तक अपनी बेटी को पाला है। निशा का पति अविनाश से तलाक हो चुका है। निशा ने तलाक यूं ही नहीं दिया था। पूरे 5 साल तक मारपीट सहन करने के बाद उसने यह कदम उठाया था। शायद इन सब के लिए भी हमारा समाज ही जिम्मेदार है, क्योंकि वह एक औरत को हर हाल में अपने रिश्ते को निभाए रखने के लिए कहता है, चाहे उस पर कितना भी अत्याचार क्यों न हो रहा हो। लेकिन अब निशा अविनाश से दूर होकर अपने और अपनी बेटी के जीवन की गाड़ी को खींचने लगी थी। लेकिन आज पूरे साल भर बाद निशा बहुत खुश थी। आज वह बुरी तरह से थककर चूर थी, लेकिन खुश थी। घर आकर उसने अपनी बेटी को बेडरूम में जाकर सुला दिया। फिर सोते हुए ही उसके कपड़े बदले और उसके बाद खुद भी फ्रेश होकर किचन समेटकर बिस्तर पर आ गई। इतना सब निपटाते हुए उसे लगभग 11 बज गए थे, लेकिन थकावट के बावजूद भी उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। आज पूरे दिन की और पिछले 3-4 दिनों की भागदौड़ ने शारीरिक रूप से उसे थका दिया था, परंतु मानसिक तौर पर वह अपने आप को आज बहुत ही हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। आज का पूरा दिन नए नए लोगों के साथ बीता और वही सब याद करके निशा मन ही मन मुस्कुरा रही थी। इतने में उसके फ़ोन की घंटी बजी, तो अपने विचारों का तार टूट जाने से निशा हड़बड़ा उठी। सोचने लगी, इस वक्त तो रवि ही फ़ोन कर सकता है, लेकिन वह अपने घर पर पहुंचा भी नहीं होगा अभी तो। और फिर सगाई के बाद अपने मेहमानों को विदा करके उसने कितने अपनेपन से माँ और बेटी दोनों को आश्वासन दिया था कि कल सुबह ही फ़ोन पर बात होगी। रात गए मैं तुम्हें फ़ोन करके डिस्टर्ब नहीं करूँगा, हाँ केवल मैसेज कर दूँगा कि घर पहुँच गया हूँ। अपना और हमारी बेटी का ख्याल रखना। बिस्तर से उठने की कोशिश में निशा ने महसूस किया कि उसकी एड़ियों में हल्का हल्का दर्द हो रहा है। हिम्मत करके वह ज़मीन पर उतरी। फिर उसने कमर सीधी की और फ़ोन उठाया। उसे घबराहट हो रही थी कि कहीं रास्ते में रवि की कार खराब तो नहीं हो गई, लेकिन फ़ोन की स्क्रीन पर अंबिका का नाम देखकर चौंक गई। आज की ही पार्टी में तो उससे पहली बार मुलाकात हुई थी। वहीं अंबिका ने उससे मोबाइल नंबर मांगा था और साथ ही अपना भी दे दिया था। रवि की एक सहकर्मी मिसेज आर्या अपने साथ अपनी छोटी ननद को भी लाई थी। हेलो अंबिका, निशा ने अपनी आवाज़ में शिष्टता लाते हुए पूछा। आप और मिसेज आर्या ठीक ठाक पहुंच गई ना? जी निशा जी, सॉरी इतनी रात में फ़ोन कर रही हूँ। मुझे आपका थैंक्स किए बिना रहा नहीं गया। मैं ना तो आपसे और ना ही रवि से पहले कभी मिली हूँ, लेकिन फिर भी भाभी के साथ आपने मुझे भी इनवाइट किया। अरे नो प्रॉब्लम, इस फॉर्मेलिटी की क्या ज़रूरत थी। और अब जान पहचान तो हो ही गई है, तो फिर मिलते जुलते रहेंगे। निशा जी आप बहुत अच्छी हैं, तभी तो रवि जी ने आपको पसंद किया होगा। और आज की आपकी सगाई का भी इतना बढ़िया इंतजाम आपने अकेले ही किया, वह भी रवि जी के दोस्तों के लिए, क्योंकि आपने तो अपने सिर्फ 3-4 मेहमान ही बुलाए थे। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अंबिका। अब रवि के लिए इतनी दूर दूसरे शहर से आना जाना मुश्किल ही था। वैसे भी रेस्टोरेंट या मेन्यू वगैरह चेक करना, यह सब मोबाइल के जरिए ही मिलजुल कर आसानी से हो गया। वैसे निशा जी, रवि जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? और भाभी बता रही थी कि आप उन्हें सिर्फ साल भर से ही जानती हैं, और यह भी कह रही थी कि वह शादी के बाद आपके ही घर में शिफ्ट हो जाएंगे। यह सब कुछ उल्टा सा नहीं लग रहा आपको? निशा को ऐसे पर्सनल प्रश्नों का उत्तर देना अजीब सा लगा, और वह भी एक अनजान सी लड़की को, जिसे वह आज ही केवल औपचारिक तौर पर ही तो मिली थी। इसीलिए बात को आगे ना बढ़ाते हुए निशा ने अंबिका से यह कहकर फ़ोन रख दिया कि अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ, जब कभी फिर मिलेंगे तो खुलकर बातें होंगी। 3 महीने बाद जब रवि को निशा के शहर में नौकरी मिल गई, तो दोनों ने बहुत ही सादगी से 2-4 दोस्तों को बुलाकर कोर्ट मैरिज कर ली। वहाँ से घर पहुँचकर
रवि का सामान जो केवल 3 सूटकेस में ही था। निशा ने पति से पूछकर जहाँ जहाँ जो कुछ रखना था सही ढंग से संभाल कर रख दिया। परंतु शादी के कुछ दिन बीते ही पति का आए दिन दिल दुखाने वाला रूखा सा व्यवहार देखकर निशा परेशान सी रहने लगी थी। बात बात पर पति धौंस जमाते हुए हमेशा यही कहता, तुम तो तलाकशुदा हो, ऊपर से एक बच्चे की माँ भी। मुझे तो कुंवारी लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे, लेकिन मैंने इस धोखे में तुमसे रिश्ता जोड़ लिया कि तुम्हारे पास अपना घर है, कमाती भी अच्छा हो, तो पैसा भी काफ़ी जमा करके रखा होगा। इसीलिए तुमसे शादी करके अपना कोई बिजनेस खोलने की पूरी उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन तुम तो कंगाल निकली। या कभी दबाव डालने लगता कि तुम अपना यह घर बेच दो और अपनी नौकरी छोड़कर एक पत्नी होने के नाते मेरा नया बिजनेस खुलवाकर उसमें मेरा हाथ बटाओ। रोज उठते बैठते रवि कोई ना कोई बिजनेस करने की नई नई योजनाएं बनाता। निशा इस मानसिक प्रताड़ना को सहन करते करते हीन भावना का शिकार होने लगी। उसके काम पर तो इसका बुरा प्रभाव पड़ ही रहा था, परंतु साथ ही उसकी सदा मुस्कुराती नन्ही बच्ची भी अपनी मम्मी को हर समय बुझा देखकर चुप चुप और डरी सी रहने लगी। निशा का पहला पति अविनाश अपनी शराब की बुरी लत के कारण नशे में धुत होकर निशा को अक्सर मारा पीटा करता था। वहाँ विदेश में कोई दूर दूर का भी रिश्तेदार ना होने के कारण वह अंदर ही अंदर घुट घुट कर उसके अत्याचारों को सह रही थी। लेकिन एक रात उस आदमी ने निशा को पीटते हुए इतनी जोर से धक्का दिया कि वह दरवाजे से टकराती हुई घर के बाहर आ गिरी। आवाज़ सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस के साथ साथ एम्बुलेंस को भी फ़ोन कर दिया। सिर फट जाने के कारण निशा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस समय निशा गर्भवती थी, लेकिन प्रभु की कृपा से उसके गर्भ का बाल भी बांका नहीं हो पाया। परंतु पुलिस वालों ने सोशल सर्विस वालों को सूचित कर उसका तलाक करवा दिया। फिर सोशल वर्कर की सहायता से वह भारत वापस आ गई और नौकरी ढूंढकर यहाँ किराए के कमरे में रहने लगी और बच्ची होने के बाद अपना यह छोटा सा घर भी किश्तों में खरीद लिया। पति के दुर्व्यवहार के कारण वही मारपीट और पुरानी बातें अब रह रहकर निशा को फिर से याद आने लगी। उस घरेलू हिंसा और इस मानसिक अत्याचार में सिर्फ इतना अंतर था कि शारीरिक घाव तो शीघ्र भर जाते थे, लेकिन रवि द्वारा पहुंचाई गई मानसिक पीड़ा और प्रताड़ना के कारण निशा सहित उसकी बच्ची का भी जीना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। बहुत सोचकर निशा एक नतीजे पर पहुंची जहां लाखों में से एक आध महिला ही पहुंच पाती है। निशा ने रवि से कहा कि मैंने एक फैसला लिया है जो शायद आपको बुरा भी लगे। मेरा और मेरी बेटी का अब आपके साथ दिन रात की लड़ाई के बीच रहना मुश्किल हो गया है। तो क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो? जैसे पहले पति को छोड़कर अपनी नई जिंदगी बसाने लग गई थी, अब मुझे भी छोड़कर क्या पहले की तरह रह पाओगी? भूल जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सब भूल जाओ। एक बार तलाकशुदा हुई औरत को दुनिया हमेशा बुरी नज़र से देखती है और तुम डबल डाइवोर्स का कलंक माथे पर लगाकर किस मुंह से दुनिया का सामना करोगी? और तो और तुम्हारी बेटी से भी रिश्ता जोड़ने का कभी कोई सोचेगा तक नहीं। अभी मेरे कहे पर चलोगी तो सही रहोगी। गुस्से में आग बबूला हुआ रवि बोलता चला जा रहा था। मुझे तो घर बसाने के लिए कई मिल जाएंगी। अरे वह मिसेज आर्या की नंद अंबिका है ना, वह भी अभी तक कुंवारी है। उन्होंने तो मुझे कितनी दफ़ा हिंट भी दिया था कि यहाँ क्या कुंवारी लड़कियों की कमी है जो तुम एक बच्चे की माँ से शादी करने जा रहे हो। अंबिका का नाम सुनते ही निशा चौंक गई। तो क्या इसीलिए उस रात अंबिका ने फ़ोन किया था? तो आपने उसी समय हमारी सगाई तोड़कर अंबिका से क्यों नहीं शादी कर ली? निशा ने भरे गले से पूछा। अरे मैं बेवकूफ़ था ना, मेरी अक्ल घास चरने गई थी। सोचा था कि कहीं कम सैलरी वाली लड़की से शादी करके मुझे उसकी भी जिम्मेदारी ना उठानी पड़े। तब तो मेरा बिजनेस का सारा प्लान धरा का धरा ही रह जाता। और अब तो अंबिका की सैलरी कितनी अच्छी हो गई है पता है, 26 लाख सालाना। और तुम भी तो मेरे किसी काम की नहीं रही। निशा गुस्से में बोली, बस यही सोचकर तो मैं भी आपसे अलग होना चाहती हूँ। हमारी शादी की शुरुआत विश्वास और प्यार नहीं बल्कि झूठ और लालच की बुनियाद पर हुई है। हाँ रवि, आपने शादी से पहले ही अपने बिजनेस खोलने के प्लान के बारे में अगर मुझे बताया होता तो शायद उस वक्त सोच विचार कर आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलने पर राजी हो जाती
अपनी बात रखते हुए निशा बोली, और रही डबल डाइवोर्स वाले कलंक की बात और बाकी की जिंदगी काटने की बात, तो झूठ और लालच के साथ रहने के बदले मुझे इस तरह अकेला रहना मंजूर है। मैंने आज तक जानबूझकर कभी किसी की आत्मा को नहीं दुखाया है, इसीलिए भगवान मेरा या मेरी बेटी का कभी बुरा होने ही नहीं देंगे। मुझे पूरा विश्वास है। निशा टूट सी गई, परंतु अपने निर्णय पर अटल रही और फिर रवि को डाइवोर्स देकर अलग हो गई। और फिर बीते समय रवि के साथ वही हुआ जो ऐसे लालची लोगों के साथ होता आया है। एक तरफ उसके विश्वासघाती होने का समाचार जंगल में आग की तरह फैल चुका था। परिणाम स्वरूप जिन कुंवारी लड़कियों के साथ फिर से घर बसाने की उम्मीद लेकर वह वर्षों पहले निशा के घर से निकला था, अब सारा जीवन उसे अपना सा मुंह लेकर यूं ही दुखी होकर अकेले ही बिताना पड़ रहा है। दूसरी ओर निशा का भगवान के साथ साथ स्वयं पर भी विश्वास उसे हर पल हर कदम पर तरक्की दिलाता रहा। आज उसकी बेटी बड़ी हो चुकी है और उसकी शादी भी हो गई। निशा आज पूरी तरह से सेट हो चुकी थी। उसका दामाद भी बहुत अच्छा था। उसके दामाद और बेटी दोनों ने ही उसे बहुत सम्मान दिया और उसका हर तरह से ख्याल रखते थे। रवि द्वारा निशा को दिया गया नाम डबल डाइवोर्स निशा के लिए कलंक नहीं बल्कि वरदान साबित हुआ। परंतु अन्य महिलाओं का तलाक से संबंधित उसके पास परामर्श लेने आने पर वह उन्हें सदैव यही समझाती रही कि हो सकता है आपकी समस्या, आपकी स्थिति मुझसे अलग हो, इसीलिए पहले से ही क्षमा मांगूंगी कि मैं इसके लिए ना तो आपको उत्साहित करूंगी और ना ही किसी तरह का सहयोग दे पाऊंगी। दोस्तों, क्या निशा ने रवि से डाइवोर्स लेकर सही किया था? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।